जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की, जिसके तहत हम जो 10 नंबर का जो एक्ट्स है, चिल्ड्रन रिलेटेड एक्ट्स हैं, पॉक्सो हो गया, आरटीई हो गया और जितने सारे एक्ट दिए गए हैं, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैराथन क्लास है, बड़ा क्लास है, लेकिन हमने इसको बहुत शॉर्ट में कर दिया, बहुत छोटा कर दिया क्वेश्चन और उसका सीधा आंसर। आप लोगों को क्या करना, सीधे आप लोगों को याद कर लेना चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉक्सो एक्ट 2012 हम सभी जानते हैं, पॉक्सो एक्ट 2012 में बना था। पॉक्सो का पूरा मतलब क्या होता है? पॉक्सो का क्या मतलब होता है? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। हिंदी में इसमें कहते हैं कि बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के नाम से जाना जाता है। कि इसकी किस धारा में मेडिकल कराने का प्रावधान किया गया है? बहुत सारी धाराएं पॉक्सो में दी गई हैं। तो पॉक्सो की कौन सी धारा में, जैसे कोई पीड़ित होगा, किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, कोई सेक्सुअल अपराध उसके साथ हो गया, तो उसमें मेडिकल का प्रावधान किया गया है। मेडिकल होगा, बच्चे का मेडिकल कराया जाएगा, तो किस धारा के अंदर, किस सेक्शन के अंदर कराया जाएगा? सेक्शन 27 है, पॉक्सो एक्ट की धारा 27 है, जिसमें मेडिकल का प्रावधान किया गया है। ये कंपलसरी है, जब भी किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई अपराध होगा तो उसका मेडिकल होगा ही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, विधवा विवाह से संबंधित है, किससे संबंधित हो? तो शारदा एक्ट जो है ये संबंधित है किससे? बाल विवाह से संबंधित है। ये एक्ट बहुत पहले आया था, अंग्रेजों के ज़माने में आया था, 1929 में आया था शारदा एक्ट। और उस समय जो एज, विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, जैसे इस समय जो है लड़की के लिए कितना साल है? मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। और लड़के के लिए, शादी के लिए कितनी साल होनी चाहिए? 21 साल का लड़का होना चाहिए। अगर इससे नीचे कोई बच्चा जो है, कोई लड़का या लड़की शादी करता, तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। शारदा एक्ट में कहा गया था लड़कियों के लिए मिनिमम आयु शादी के लिए 14 साल की गई थी और लड़कों के लिए कितना किया गया था? 18 साल। फिर इस आगे ये अधिनियम चेंज हुआ, 1978 में इसे चेंज किया गया। फिर जाके ये जो 18 वाला जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना, लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, ये 1978 में इसी में संशोधन करके इसको लाया गया था। तो शारदा अधिनियम 1929 में बना था, जो बाल विवाह से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और जो 2023 में मनाएगा इस साल, उसकी क्या थीम थी? डिजिटल। इसको आप कर सकते हैं डिजिट ऑल कह सकते हैं, या इसको सीधा एक साथ डिजिटल कह सकते हैं। यही इसकी थीम थी, हो सकता है पूछ लें। पॉक्सो 2012 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न हेतु दंड का प्रावधान किस में किया गया है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किस सेक्शन में, किस धारा में किया गया है? और कितने साल की सज़ा होती है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, तो उसे कम से कम जो है पूरा 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना हो सकता है। और इस सेक्शन 12 में दिया गया, सेक्शन 12 में अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में दिया गया है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। फिर अगले पे आते हैं कि यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है, तब बालक को किसे सौंपा जाएगा? मान लीजिए कोई बालक है, बच्चा है, उसने अगर कोई जो है क्राइम कर दिया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी और पुलिस उसको उठा के लाती है, उसको पकड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको जो है अपने पास रखेगी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा भाई, वो नाबालिग है। बालक का मतलब यहाँ पे है नाबालिग। 18 साल से कम का बच्चा है, अगर उसको पुलिस पकड़ रही है तो पुलिस को अपने पास नहीं रखेगी, उसको किसी को देना पड़ेगा, पुलिस को सौंपना पड़ेगा। तो कौन उसकी देखभाल करेगा? वो करेगा। ये हर थाने पे CWPO नाम के एक अधिकारी बनते हैं। एक SI होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दरोगा जी। एक दरोगा रैंक का अधिकारी होता है, जिसको हर थाने पे नियुक्त किया गया चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, शॉर्ट में इसको कहते हैं CWPO। ये जो JJ एक्ट आया था, JJ एक्ट मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया था। जुवेनाइल मतलब होगा, मतलब 18 साल से कोई नाबालिग बच्चा कोई क्राइम कर लेता है, तो उनके लिए आता। उनको हम अपराधी नहीं करते हैं, उनको बाल अपचारी कहा जाता है। 18 साल से ऊपर होता तो हम कहते हैं कि अपराधी है, अपराध किया है। लेकिन बाल, अगर कोई बालक है जो 18 साल से कम है, उसको हम कहते हैं वो बाल अपचारी है। वो जेल नहीं जाता, वो बाल सुधार गृह में जाता है। वहाँ पे उसका सुधार होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई होती है। तो इस तरह का अगर कोई बच्चा होता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 2015 में, जिसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से शॉर्ट में हम लोग इसको जानते हैं। 2015 में बना था। और इसी एक्ट के अंतर्गत ये जो है हर थाने पे एक चाइल्ड
चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर बनाया गया। कोई भी पकड़ेगा तो पुलिस मतलब इसी के सामने ले जाएंगे और फिर ये ले जाके उसको कोर्ट में पेश करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है। पॉक्सो एक्ट में ये बताया गया है सरकार की तरफ से एक आदमी लड़ता है, एक वकील होता है, सरकारी वकील होते हैं, उसका नाम है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा राज्य सरकार, क्योंकि राज्य में ही होता है, हर जनपद में एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जाता है। तो ये राज्य सरकार करती है। जो जिस जज यूपी का तो यूपी की सरकार करेगी, एमपी का होगा तो एमपी की सरकार करेगी। और ये नियुक्ति का प्रावधान जो है, जो पॉक्सो एक्ट 2012 की जो धारा 32 है, उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगा। अगले पे चलते हैं कि बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम नहीं, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना था? 2006 में बना था। उसमें कुल कितनी धाराएं हैं ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। कुल धाराएं कितनी है पढ़ के जाना, जितने भी एक्ट दिए गए हैं। तो इसमें कुल 21 सेक्शन या 21 धाराएं दी गई हैं। किसमें? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं हैं। फिर आते हैं कि पॉक्सो 2012 में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया। लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। हर अपराध की, जब भी कोई अपराध होता है उससे पहले उसकी परिभाषा दी जाती है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को लैंगिक उत्पीड़न मान लेंगे, उसकी एक परिभाषा दी जाती है। उस परिभाषा के अंदर कुछ कोई चीज़, कोई एक्टिविटी आती है तो हम कहते हैं हाँ कि ये उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न किया है। तो पॉक्सो एक्ट 2012 में लैंगिक उत्पीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 11 में। सेक्शन कितने में? सेक्शन 11 में। वैसे कुल 46 सेक्शन है पॉक्सो में कुल टोटल 46 सेक्शन है। और उसमें जो 11वां सेक्शन है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? उसमें लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। और फिर 12वें में, अगर सेक्शन 12 में चले जाओगे तो इसके लिए अपराध के लिए दंड दिया गया। लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड किस में दिया गया? सेक्शन 12 में दिया गया है। फिर पॉक्सो 2012 में मिथ्या सूचना देने वाले के लिए दंड का प्रावधान करती है। पॉक्सो एक्ट जो 2012 में बना था, किस लिए बना था? बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए, बच्चों को रेप से बचाने के लिए, छेड़छाड़ से बचाने के लिए। इस तरह से किसी भी तरह से लैंगिक अपराध अगर बच्चों के साथ होता तो उन बच्चों को बचाने के लिए 2012 में ये एक्ट लाया गया था। लेकिन इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए उस एक्ट में ही एक सेक्शन डाल दिया कि अगर कोई झूठी सूचना देता है, कोई फर्जी सूचना देता है, किसी को फंसाने के लिए सूचना देता है, गलत सूचना देता है, तो इस तरह की अगर कोई मिथ्या सूचना देता है, झूठी सूचना देता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। वो ये प्रावधान किया गया सेक्शन 22 में। पॉक्सो की धारा 22 में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस धारा से रिलेटेड कोई झूठी सूचना देता है, कोई मिथ्या सूचना देता है, मिथ्या जानकारी देता है, तो उसे 6 माह से लेके 6 माह की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पॉक्सो 12 में किस अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है। पॉक्सो में बहुत सारी धाराएं दी गई हैं। उसमें ये नहीं कहा गया कि भाई सबके लिए जो है मृत्यु दंड होगा। उसमें कुछ जो है क्राइम दिए गए हैं, कुछ अपराध हैं जिनके लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है। वो क्या है? वो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी बच्चे के साथ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जो कि धारा 6 में दिया गया है, अगर इस तरह का कोई धारा 6 वाला अपराध करता है तो उसे मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। इसे पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, आप लोग उसको पढ़ भी लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में बहुत छोटा सा वीडियो है, लंबा नहीं है। आपका जो है पूरा जो है चाइल्ड का लगभग जो है अधिकांश क्वेश्चन हम कर लेंगे, इसमें हमारा हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में कारित विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो धारा 14 में शून्य। जहाँ पे भी आ जाए कि बाल विवाह हो गया, मान लीजिए कारित ना, यहाँ पे लिखा कारित मतलब जो है बाल विवाह हो गया। बाल विवाह किसे कहेंगे? मान लीजिए लड़का अगर 20 साल का है तो बाल विवाह हो जाएगा, उस लड़के का बाल विवाह हो जाएगा। अगर लड़की 18 साल से छोटी है तो क्या हो जाएगा? उसका बाल विवाह हो जाएगा। तो इस तरह के किसी भी विवाह को बाल विवाह घोषित किया जा सकता है। किस अधिनियम की किस धारा के तहत? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत इस तरह के किसी भी विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। अगले पे आते हैं कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस मामले में शिकायतों की जांच कर सकता है? बाल आयोग मतलब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, यहाँ पे संरक्षण लिख लीजिएगा। संरक्षण आयोग किस मामले में, मतलब कैसे, मतलब ये एक आयोग बना है, क्या नाम उस आयोग का? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो बाल संरक्षण आयोग कैसे काम करेगा? किन की शिकायतों को वो सुनेगा?
शिकायतें उसे कहीं से भी मिल जाएं। किसी बच्चे के खिलाफ अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उसे कहीं से भी शिकायत मिल जाए। जो पीड़ित है वो शिकायत करे, जाहिर सी बात है जो पीड़ित है वो शिकायत करेगा तो सुनेगा ही सुनेगा। आयोग का काम ही क्या है, सुनना तो है, उसका जो भी समाधान कराना है स्वप्रेरणा से। मान लीजिए कोई शिकायत शिकायत मतलब उसको लग गया, लेकिन कोई शिकायत करता है ही नहीं, कोई शिकायत करने वाला है ही नहीं, लेकिन बच्चा पीड़ित है, तो ये अपने अगर आयोग को लग जाता है, उसे पता चल जाता है कि भाई हाँ ठीक है, अखबार से पता चल गया, न्यूज़ से पता चल गया, तो आयोग जो होता है खुद जो है उसको संज्ञान, ऐसे मामलों को संज्ञान में ले सकता है। कोई तीसरा आदमी भी जो है शिकायत कर सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा है, नहीं जा सकता, घर में और कोई नहीं है, तो कोई तीसरा एनजीओ भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, कोई भी जाके एक एक एप्लीकेशन बाल संरक्षण आयोग को, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को दे सकता है। वो बाल संरक्षण आयोग उस शिकायत को सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान के किस आर्टिकल में बालकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसी भी तरह से कोई भी अधिकार अगर जो है संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया, तो 3 आर्टिकल्स हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं। एक तो है, वैसे तो सभी सबके लिए हैं, भाई कोई बच्चा हो तो नागरिक तो है ही ना देश का, तो सारे आर्टिकल तो देश के बच्चों के लिए हैं, देश के नागरिकों के लिए हैं, सबके लिए हैं। लेकिन विशेष रूप से बच्चों को अधिकार प्रदान करते हैं ऐसे कौन से आर्टिकल हैं। एक तो आर्टिकल 21A है। 21A जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जोड़ा गया था 21A। बच्चों को जो है 14 से लेके कितने साल के, 14 से लेके 6 साल से लेके 6 वर्ष से लेके 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, किसमें 21A में किया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या कहा गया कि किसी बच्चे को कारखाने में खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। और इसी तरह से आर्टिकल 45 में भी बच्चों को शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं कि जो है भाई 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा। वो राज्य सरकार की, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य क्या सभी सरकार की जिम्मेदारी, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सबकी जिम्मेदारी है। तो ये 3 मेन आर्टिकल्स हैं जो जिन बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। कौन सा, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 45। अगले पे आते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, किस तरह की निकाय है, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, या फिर एक सदस्यीय है, द्विसदस्यीय है, बहुसदस्यीय, कैसी संस्था है। तो ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय उस निकाय से कहते हैं अगर संसद में कोई एक्ट पारित होता है, उस एक्ट के बदले में कोई अगर उस एक्ट के अनुपालन में अगर कोई संस्था, कोई आयोग बनती है, तो हम उसको कहते हैं ये वैधानिक है। अगर वो संविधान में ही लिखा होता, अगर वो अपने संविधान में ही लिखा होता, तब वो संवैधानिक निकाय हो जाती है। लेकिन ये किस तरह की निकाय, ये वैधानिक निकाय है और बहुसदस्यीय, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, बहुसदस्यीय निकाय है। इसे नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में किसी तरीके से पूछ लें। वेश्यागृह का संचालन करने वाले या वाली जो भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वेश्यागृह या वेश्यालय का संचालन करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है। तो सजा का प्रावधान सेक्शन 3 में किया गया। वेश्यावृत्ति रोकथाम अधिनियम की धारा जो है 3 में, धारा 3 में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से वेश्यालय चलाता है तो उसको 1 साल से लेकर 3 साल की सजा हो सकती है, प्लस 2000 रुपया जुर्माना हो सकता है। अगर उसने दूसरी बार या वो बार बार अपराध कर रहा है तो उसे 2 से 5 साल की सजा प्लस जुर्माना हो सकता है। किस धारा के तहत, धारा 3 के तहत सजा हो सकती है। फिर आते हैं एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर का मतलब वही है, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स प्रोडक्शन के तहत वही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटा सकता है। मतलब एक तो होता हटाना, एक तो होता समय पूरा हो गया अपने आप निकल जाएंगे। मान लीजिए अगर 5 साल का है तो 5 साल अगर टाइम पूरा हो रहा तो अपने आप हट जाएंगे। एक होता है समय से पहले हटाना। तो समय से पहले अध्यक्ष को या सदस्य को कौन हटा सकता है, केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया। सेक्शन 7 में जो ये एक्ट आया था, उस एक्ट में लिखा गया कि सेक्शन 7 के 1 के 2 में कहा गया कि अगर अध्यक्ष या कोई सदस्य उस पे कोई कदाचार साबित हो जाता है या इनकैपेबल हो जाता है, काम ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको केंद्र सरकार ऐसे अध्यक्ष को, ऐसे सदस्य को हटा सकती है। अगले पे आते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो बालक से कोई भी चीज़ हो तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये जो आयोग बना हुआ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ, किसके अंदर काम करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। जिला स्तर पर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना था, 1986 में ही बना था। तो जिला स्तर पर कौन लागू कराएगा, जिला का मालिक कौन होता है, डीएम साहब होते हैं।
तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी या डीएम साहब होते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिला स्तर पर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 लागू करने या कराने का जिम्मा किसको दिया गया है? जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया है। बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1986 में। 23 दिसंबर 1986 को ये अधिनियम बना था। इसमें कुल 26 धाराएं हैं। किसमें? बाल श्रम निषेध अधिनियम में कितनी धाराएं? 26 धाराएं हैं टोटल। फिर फिर आ जाइए, पीछे आ जाइए थोड़ा सा, हम लोग आगे बढ़ गए। फिर भारत नवजात कार्य योजना, एक कार्य योजना बनाई गई थी, भारत नवजात कार्य योजना, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, जिसको INAP कहते हैं। ये कब शुरू किया गया था? ये सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। क्योंकि हमें बच्चों के रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम इसको भी याद करेंगे। नहीं कि जो INAP है, यानी इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान कब बना था? सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। फिर बाल कल्याण समिति में कुल कितने सदस्य होने चाहिए? बाल कल्याण समिति, ये भी पॉक्सो से रिलेटेड है, तो उसमें कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 6 सदस्य होने चाहिए। पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 45 में ये प्रावधान है। ये जो कहना है, जो बाल कल्याण समिति बनी थी, कैसे बनी थी? पॉक्सो एक्ट कब बना था? पॉक्सो एक्ट बना था 12 में, और 12 में ये जो पॉक्सो एक्ट बना गया उसकी एक सेक्शन है 45वें सेक्शन में कहा गया है कि पॉक्सो से रिलेटेड कोई भी नियम बनाना हो तो उसको केंद्र सरकार के पास जिम्मेदारी। राज्य सरकार पॉक्सो से रिलेटेड नियम नहीं बना सकती, केंद्र सरकार ही बना सकती है, क्योंकि उसके इस एक्ट के धारा 45 में ही लिखा गया है कि पॉक्सो रिलेटेड कोई भी नियम बनाना है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? केंद्र सरकार की होगी। और इसी के तहत जो है केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया जिसका नाम है पॉक्सो रूल्स 2020। अगले पे आते हैं कि बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर का अर्थ है बच्चों को उनकी आयु से पहले मरना। कितने साल के कम बच्चे अगर मर जाएं? मृत्यु दर का मतलब होता है भाई मर जाना, मर जाएं, बच्चे मर ही जाते हैं किसी ना किसी कारण से, बीमारी से, कुपोषण से, खान पान ना मिलने से। तो इसका मतलब होता है कि 5 साल से पहले, मतलब 5 साल के भीतर अगर कोई बच्चा मर जा रहा है तो उसको हम बाल मृत्यु दर में काउंट करते हैं। तो 5वें जन्मदिन से पहले अगर कोई बच्चा मर जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो वो बाल मृत्यु दर में आ जाता है। एक इन्फेंट मोर्टिलिटी होती है, बच्चा पैदा हुआ 1 साल के अंदर मर जाता है तो उसको इन्फेंट कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। ये बाल मृत्यु दर है। तो 5वें जन्मदिन से पहले अगर वो बच्चा मर जा रहा है तो वो बाल मृत्यु दर का अर्थ उसमें शामिल हो जाएगा। फिर बालिकाओं के लिए शुरू की गई नई बचत योजना, बचत मतलब सेविंग, तो कौन सी योजना है? ये जो योजना उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। मतलब जब बच्ची पैदा होती है तो बच्ची के पैदा होने पे छोटी छोटी सेविंग आप जो है बच्ची के नाम करती है, सरकार इसमें हेल्प करती है। काफ़ी अच्छे ही जो है इसमें मतलब क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट इसमें अच्छा खासा होता है। तो बालिकाओं के लिए शुरू की गई नई बचत योजना का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना, जो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। RTE 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है? इस एक्ट में ना ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें सबके लिए कर्तव्य दे दिए गए हैं। सरकार के लिए कर्तव्य, माता पिता के लिए कर्तव्य, शिक्षण संस्थाओं के लिए कर्तव्य, NGO के लिए कर्तव्य, नागरिकों के लिए कर्तव्य, टीचरों के लिए कर्तव्य। तो टीचरों के लिए कौन सा किस धारा में दिया गया है? तो सेक्शन जो है 24 में, जो ये RTE एक्ट 2009 है, इसकी सेक्शन यानी धारा 24 में टीचरों का अधिकार नहीं, टीचरों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। फिर निर्भया अधिनियम पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2013 में पारित किया गया था। निर्भया अधिनियम कब पारित हुआ था? 2013 में पारित हुआ था। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्याओं को हटाने से संबंधित है? तो धारा नंबर कितना है? 20 नंबर धारा या सेक्शन 20 में ये प्रावधान किया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, अगर उसको लगता है कि कहीं पे वेश्यावृत्ति हो रही है, कहीं पे अनैतिक व्यापार हो रहा है, मतलब मनुष्यों का लेन देन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रही है, तो इस तरह के अनैतिक व्यापार को वहाँ से हटाने के लिए, वेश्याओं को हटाने के लिए प्रावधान किया गया सेक्शन 20 में।